नमस्कार। आज प्रस्तुत है 10वीं क्लास के गणित की वास्तविक संख्या और इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें संख्या पद्धति को समझना बेहद ज़रूरी है। और संख्या पद्धति का जो पहला जो स्टेप वो है संख्या। तो संख्या को समझने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं अंक पर। ये जो अंक है ना, इसकी अंग्रेजी होती है डिजिट। जब हम मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं तो कीपैड 0 से लेकर 9 तक की जो कुल 10 राशियाँ हैं ना, उसी को हम लोग अंक कहते हैं। तो अंक की श्रेणी में हमारे आ गए 0, 1, 2, 3 डॉट 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 9 तक जो है ये हमारी अंक हो गई। और इसकी जो कुल संख्या है ना वो 10 है। हमारी सबसे छोटी अंक क्या हो गई 0, हमारी सबसे बड़ी अंक क्या हो गई 9, और अंकों की कुल संख्या कितने हो गए 10। ठीक है, अंक की अंग्रेजी क्या होती है डिजिट। समझ गए। अब यही अंक से आगे की एक चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं संख्या। अंग्रेजी इसकी होती है नंबर। अब ये संख्या क्या होता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक अंक को आपस में मिला दें तो उसके मिलने से जो नई राशि बन के आती है वही हमारी संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इस 2 अंक को आपस में मिला देते तो 12 हो गए। अगर 3 अंक को, कोई भी 3 अंक को हम आपस में मिला देते 134 हो गए। कोई भी 4 अंक को आपस में हम मिला देंगे तो इनसे जो भी नई राशि बन के आएगी वही हमारी संख्या कहलाएगी। तो फाइनली ये हो गया कि 2 या 2 से अधिक अंक को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उससे जो बनकर हमारे सामने नई राशि जो आती है उसी राशि को हम लोग संख्या कह सकते हैं। तो संख्या कम से कम 2 अंक के और अधिक से अधिक, उसकी कोई लिमिट नहीं कि कितने अंकों की हो सकती है वो। अब जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या कही जाए, सबसे पहले छोटी या बड़ी कही जाए तो उतनी उंगलियां खड़ी कर लेंगे। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कही जाए 2 उंगली खड़ी कर लिए, 1 को डाउन करके 1 लिख दिए और शेष जो बच गया 0 बैठा देंगे। तो फाइनली कितने हो गए 10। 3 अंकों में 1 के 2 जीरो बैठा देंगे तो 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो बैठा देते 1000। फाइनली जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या कही जाए, अगर 20 अंकों की सबसे छोटी संख्या कही जा रही है तो 1 पे 19 जीरो। अगर 50 अंकों की सबसे छोटी संख्या कही जा रही है तो 1 पे 49 जीरो बैठा देंगे। और बड़ी संख्या के लिए हमको कुछ नहीं करना, उतने 9 ले लेना है। तो हमारी जो बड़ी और छोटी संख्या की जो झमेला है वो खत्म हो गई। ठीक है, धन या धनात्मक संख्या, धन या धनात्मक संख्या, अंग्रेजी में इसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो धन या धनात्मक संख्या क्या होता है, जिस संख्या का चिन्ह प्लस हो, यानी दुनिया में कोई भी संख्या जो होती है तो उसके आगे कुछ भी ना हो तो प्लस छिपा हुआ रहता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग धन या धनात्मक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कुछ भी लिख दें 8, 6, 10, 12 डॉट डॉट कुछ भी ऐसा लिख दे जिसके आगे कोई चिन्ह ही ना हो, अर्थात जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो फाइनली हमारी कौन सी संख्या होगी, धन या धनात्मक संख्या होगी। अंग्रेजी में इसको हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी संख्या वो हमारा ऋण या ऋणात्मक संख्या। इसके बाद जो हमारी दूसरी संख्या है वह है ऋण या ऋणात्मक संख्या। अब ऋण या ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक का बिल्कुल अपोजिट। जिस संख्या का चिन्ह माइनस हो, यानी शुरू में माइनस दिख जाए तो ऋण या ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव नंबर, और शुरू में प्लस दिख जाए या कोई चिन्ह ही ना दिखे तो वो धन या धनात्मक नंबर। इसी के आगे अगर हम माइनस लगा देते तो ये सब के सब हमारे क्या हो गए, ये सब के सब हमारे जो है ऋण या ऋणात्मक संख्या हो गए। इसके बाद की जो हमारी है वो है पूर्णांक संख्या, वो है पूर्णांक संख्या। इसको हम लोग इंटेजर्स नंबर कहते हैं और इसके समूह को जेड से सूचित किया जाता है, क्योंकि जर्मन के एक जेहलिन थे जिन्होंने इनकी जो है खोज की थी, इन संख्याओं का नामांकन किया था और उसी के नाम के पहले लेटर के नाम से जो है इन संख्या का निरूपण किया जाता है। तो फाइनली पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा कि शून्य में, ये देखिए कि हमारी जो शून्य है ना, शून्य में एक तरफ हम धनात्मक संख्या को दाहिनी तरफ लगा देते हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या को। जैसे शून्य के बाद 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, फिर बाईं तरफ आएंगे -1, -2, -3। तो इस तरह की जो संख्याओं की समूह होगी ना, इस तरह की संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। माने संख्या का चिन्ह प्लस हो उसी को हम लोग धन पूर्णांक, और जिस संख्या का चिन्ह माइनस हो उसे हम लोग ऋण पूर्णांक कहते हैं। अब बात आ जाती है शून्य की। अब ये शून्य क्या है, तो शून्य भी एक पूर्णांक है, लेकिन यह ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। यानी ऐसा पूर्णांक जो ना तो धन हो ना तो ऋण हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से समझिए पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। यानी इनका जन्म कहाँ से होगा, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये
बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ तक चला जाएगा, लास्ट में इन्फिनाइट, अनंत तक चला जाएगा। अब यहाँ से कुछ सवाल बनकर आएंगे कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 आ जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो अनंत आ जाएगा। पूर्ण संख्याओं को किससे सूचित किया जाता है, तो W से। क्यों, क्योंकि इसका होल नंबर होता है, इसकी अंग्रेजी होल नंबर होता है, इसीलिए इसके समूह को हम W से सूचित करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि W बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 आदि। समझ गए बात को। तो कई एक सवाल यहाँ से निकल के आएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं के समूह को किससे सूचित किया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्राकृत संख्या, आगे है प्राकृत संख्या। इसकी अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर, इसकी अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब प्राकृत संख्या क्या है कि पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य को हटा दें तो जो नई संख्या बन के आती है ना, वही हमारी प्राकृत संख्या। अर्थात शून्य, पूर्ण संख्या में शून्य हटाने से जो बनी संख्या उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या फिर जो है 1 से शुरू उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 से होते हुए हम कहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक जब चले जाएंगे तो यह हमारी कौन सी संख्या होगी, तो ये हमारी होगी प्राकृत संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या में अगर शून्य को हटा दे तो जो नई संख्या बनकर आएगी वो प्राकृत संख्या है, या जो 1 से शुरू उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। यहाँ से फिर कुछ क्वेश्चन बन के आएंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, अनंत। प्राकृत संख्याओं के समूह को किससे सूचित किया जाता है, n से, क्योंकि इसकी अंग्रेजी क्या होती है, नेचुरल नंबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि n जो है, n मतलब कि जो है इंडिकेट करेगा नेचुरल नंबर को। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग जो है यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। तो चलिए इतनी चीज़ों को समरी कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 0 से लेकर 9 तक की जो कुल 10 राशियाँ होती है उसे हम लोग अंक कहते हैं। सबसे छोटा अंक 1 अंक का 0 है, सबसे बड़ा अंक 1 अंक का कितना है जी, 9 है। और कितने भी अंकों की बड़ी या छोटी अंकों की जब बात की जाए उतनी उंगलियाँ खड़ी करेंगे। अगर छोटी अंक निकालने की बात की जाए तो 1 लेके उतने अंक में से 1 को माइनस करके शेष 0 बैठा देंगे। अगर उतना ही 9 ले लेंगे तो हमारी बड़ी संख्या निकल करके आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा धन या धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, जिस संख्या का चिन्ह प्लस उसे हम लोग धन या धनात्मक संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या के आगे अगर भी चिन्ह न रहे तो समझ लीजिए प्लस का चिन्ह लगा हुआ। उसके बाद ऋण या ऋणात्मक संख्या, जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह दिख जाए आपको वो ऋण या ऋणात्मक संख्या, अंग्रेजी में इसको नेगेटिव नंबर कहते हैं। शून्य के दाहिनी तरफ अगर हम धनात्मक संख्या मिला दें और बाईनी तरफ ऋणात्मक संख्या मिला दें तो इससे जो नई संख्या बन के आती है उसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। इसकी अंग्रेजी होती है इंटेजर्स नंबर। और जर्मन के एक वैज्ञानिक जेहलिन ने इनका नामांकन किया था, इसलिए इसके समूह को हम जेड से सूचित करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। इसकी अंग्रेजी होल नंबर होती है, इसलिए इसको W से सूचित करते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा प्राकृत संख्या, इसकी अंग्रेजी नेचुरल नंबर होती है। और ये गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, या जो 1 से शुरू या पूर्ण में से शून्य को हटाने से जो बनी संख्या है वो हमारी प्राकृत कहलाती है। और इसके समूह को n से सूचित करते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। अब एक सवाल बन के आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है। एकदम छोटा सा अंतर है। प्राकृत संख्या में अगर शून्य लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा, और पूर्ण संख्या में से शून्य को हटा देंगे तो वो प्राकृत संख्या बन जाएगा। चलिए इतनी तक जो है हमने बातें समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सम संख्या, सम संख्या इसकी अंग्रेजी होती है इवन नंबर। अब सम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या, ठीक है। और इसकी एक अपनी पहचान है। पहचान क्या है, इकाई के स्थान पर, किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर, यानी इकाई का जो अंक होगा वहाँ 5 में से कोई एक दिख जाए, 0, 2, 4, 6 और 8, इन 5 में से कोई एक दिख जाए अंत में, उससे पहले कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अंत में ये दिख जाए समझ लीजिए हमारी सम संख्या। और ये अंत में अगर है तो ये 2 से भी कट जाएगा। तो 2 चीज़ें हमको बताएगा, या एक तो ये कि सम संख्या और दूसरी चीज़ है कि 2 से कट जाएगा। अगर 2 से कट गया तो सम संख्या, सम संख्या है तो 2 से कटेगा वो। समझ में आ रही बात। चलिए इवन नंबर इसकी अंग्रेजी होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा विषम संख्या, एकदम संक्षेप में समझेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें बचपन से बच्चों को पढ़ाई जाती है तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से इसमें फ़ायदा है नहीं। विषम संख्या क्या है, इसकी अंग्रेजी ओड नंबर होती है। अब विषम संख्या का सीधा सा फंडा है कि अंत में क्या रहे, ये 9 रहे, ठीक है। अब जब 10 अंक अभी हम पढ़े थे, 10 अंक में से 5 अंक तो रिजेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट कौन सा होगा, तो सेलेक्ट हमारा हो जाएगा क्या,
1, 3, 5, 7 और फिर 9, यानी कहाँ पर ये हो तो ये इकाई का अंक हो, क्या हो, इकाई का अंक अगर ये दिख जाए हमको, इकाई का अंक अगर इकाई अंक ये दिख जाए तो ये होगा विषम संख्या, इकाई अंक ये दिख जाए तो सम संख्या। अगर इकाई अंक ये दिखेगा तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, इकाई अंक ये दिखेगा तो 2 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या। फाइनली हमने सम और विषम समझ ली, सीधी सी बात है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा न कटे विषम संख्या। सम संख्या है तो अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 होंगे, और विषम संख्या तो अंत में 1, 3, 5, 7 तथा 9 होंगे। इसकी अंग्रेजी इवन नंबर और उसकी अंग्रेजी होती है ओड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम विषम के बाद हम आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या। इसकी अंग्रेजी प्राइम नंबर होती है। तो अभाज्य संख्या को समझने से पहले आप 2 चीज़ समझेंगे, एक चीज़ है हमारा अपवर्तक और दूसरा अपवर्त। एक चीज़ है अपवर्तक और दूसरी हमारी चीज़ है अपवर्त। ध्यान से समझेंगे इन दोनों चीज़ों को। इसी अपवर्तक का दूसरा नाम है गुणनखंड और ये जो अपवर्त है इसका दूसरा नाम है गुणज। अब होता क्या है ये गुणनखंड या अपवर्तक या अपवर्त या गुणज, देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से कटेगा, ठीक है, तो काटने वाली जो संख्याएं होती है ना, वो काटने वाली संख्याएं हो जाएगी हमारी अपवर्तक या गुणनखंड, और कटने वाली जो संख्या वो है अपवर्त या गुणज। एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, जैसे कि हम 10 ले लिए, ठीक है, तो 10 किन किन से कट रहा है, तो 10 कट रहा है किससे, तो 10 कट रहा है 1 से, 2 से, 5 से और फिर 10 से। तो ये सभी संख्याएं जो है इन 10 का, इन संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएगा। और ये जिन जिन को काटेगा, अब सीधी सी बात है कि ये 10 किसको किसको काटेगा, तो 10 काटेगा किसको, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, 60 को, डॉट डॉट अनगिनत संख्या है। तो कटने वाली संख्याओं की संख्या निश्चित होगी, काटने वाली संख्याओं की काटने वाली संख्याओं की संख्या निश्चित होगी, कटने वाली संख्याओं की संख्या अनिश्चित होगी। तो सीधी सी बात है, अपवर्तक या गुणनखंड का मतलब है काटने वाला, अपवर्त या गुणज का मतलब है कटने वाला। क्लियर है। और ये जानना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर कुछ सवाल में ये चीज़ें आ जाती है तो उनको समझ में न रहने पर काफ़ी दिक्कत होती है। तो अभाज्य संख्या क्या है, जिसके केवल और केवल कितने अपवर्त गुणनखंड हो, 2 हो, केवल 2 हो। तो 2 होने से मतलब क्या है, या तो वो 1 से कटेगा, हम सबसे कटती है, तो 1 और खुद से कटने पर 2 से 1 भी अगर ज़्यादा हुआ तो ये अभाज्य न रह के हट जाएगा। तो हमारी जो नई संख्या आएगी वह नई संख्या बन जाएगी भाज्य संख्या, जिसको हम लोग जो है प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये हमारी आ जाएगी भाज्य संख्या। सीधी सी बात, यहाँ कंबाइंड देखिए, सम विषम, जो सम है वो विषम नहीं है, जो विषम है वो सम नहीं है। क्लियर है। जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं है, जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं है। जो धन है वो ऋण नहीं है, जो ऋण है वो धन नहीं है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अच्छे से समझ ली कि अभाज्य संख्या क्या है, जिनके केवल 2 ही अपवर्तक हो या 2 ही गुणनखंड हो, या जो केवल एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से ना कटे। बहुत बार हम ऐसा परिभाषा कह देते हैं, जो संख्या एक और स्वयं से कटे। अरे भैया, एक और स्वयं से कटे तो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से कट गया तो क्या बोलेंगे, जो संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से ना कटे वह हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या, है ना। उसी को हम लोग जो है दूसरा ऋण संख्या के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी इसकी प्राइम नंबर होती है। और जो अभाज्य न हो, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कट जाए, क्लियर है, तो वह हमारी कहलाएगी भाज्य संख्या, जिसको संयुक्त संख्या या हम लोग अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ सवाल यहाँ पे आ जाता है। तो अभाज्य संख्याओं की जो समूह होगी वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7 और फिर कितने आ जाएंगे 11, 13। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है। वही अगर भाज्य संख्या की बात करूँ तो सीधी बात है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटेगा वो हमारी भाज्य संख्या होगी, यानी जिसके कम से कम 3 गुणनखंड या 3 अपवर्तक हो। सीधी सी बात है। तो क्या आ जाएगा इसमें 4, 6, उसके बाद 8, 9 और फिर 10, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब कुछ सवाल बन के आता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी हो गई 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई हमारी 4। अगर एक सवाल इसमें और पूछा जाए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी आंसर 2 होगा। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है, तो तब भी आंसर मेरा यही होगा, क्योंकि ये है तो छोटी, लेकिन छोटी के साथ साथ सम है, तो सम और छोटी पूछे तो आंसर बदलेगा नहीं, आंसर सेम रहेगा। अब एक बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद के एकदम संक्षेप में सिर्फ इसको रिवीजन करेंगे, ताकि कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमारी डाउट
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन क्या होता है जब बच्चे आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 4, 6, 8, 10 इसका जब हम बच्चा को लघुत्तम निकालने के लिए कहते हैं तो उसके ध्यान में बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। कभी 2 के बाद 4 लेता, कभी 3, कभी 5, मतलब जिस संख्या से उसको जुगाड़ बैठे वहाँ से घटाने शुरू कर देता है। लेकिन हम कभी भी जो है 2, 3, 5, 7 उसके बाद 11, 13 इससे बाहर की संख्या नहीं लेते। नंबर 1 इस पे ट्राई करते हैं, कटे तो ठीक, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे बढ़ते चले जाते हैं। सवाल यह है कि क्यों यह संख्या लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड में हम कोई भी संख्या को चुनेंगे तो वह हमारा जो अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। चूँकि यहाँ पर जो है 4, 6, 8, 9, 10 चूँकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कट रहा है। इसके 2 से अधिक अपवर्तक या गुणनखंड है, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं हुई। और अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर यहाँ उनसे भाग नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि भाज हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही लगाई जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को परेशान करता। तो सीधी सी बात, पहले उनको अभाज्य संख्या समझा दे और फिर उनको ये बता दे कि पहली अभाज्य संख्या के बाद ना कटे तो दूसरी, दूसरी ना तो तीसरी, और इनके अलावे हम यहाँ पे दूसरी कोई संख्या नहीं ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी भाज और अभाज हो गई। अब अभाज में ही कुछ चीज़ें और आती है। एक आता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अब जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो। अभाज्य संख्या कितने होने चाहिए? 2, लेकिन दोनों के बीच गैपिंग कितने का हो? केवल 2 का ही गैपिंग हो। उसी को हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लेते हैं 3 और 5, ये दोनों अभाज्य है। क्यों अभाज्य है? क्योंकि एक 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 5, 7 ले लेते हैं, फिर 11, 13 ले लेते हैं, फिर 17 और 19 ले लेते हैं। तो हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या क्योंकि इसके बीच में केवल 2 का गैपिंग है। अगर हम बात करते हैं क्या 5 और 11 जुड़वा अभाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं है। 7 और 13 अभाज्य संख्या है क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है। उसके बाद 11 और 17 जुड़वा अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि ये सबके सब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होने के लिए सीधा सा कंडीशन है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे वो अभाज्य संख्या है। लेकिन ऐसा 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, वो है सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। चलिए ठीक है, कोप्राइम नंबर इसको हम लोग कहते हैं। तो समझिए यहाँ पर स्वअभाज्य है, लेकिन अभाज्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि अभाज्य है तो हम यहाँ पे अभाज्य की कोई, बिल्कुल भी नहीं। तो वैसी 2 प्राकृत संख्या है जिसका मौसो 1 हो, यानी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1। उभयनिष्ठ क्या होता है? जो दोनों में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 3 और 5 की बात करेंगे तो 3 1 और 1 गुना 3 लिख सकते हैं, 5 1 गुना 5, यानी 1 इसमें भी और 1 इसमें भी है, उसको हम लोग उभयनिष्ठ कहेंगे। तो आप सभी ये ना सोचे कि ये अभाज्य है तो इसमें अभाज्य से नाम का ही अभाज्य है, काम का बिल्कुल नहीं है। तो कोई भी 2 प्राकृत संख्या को उठा ले जिसका HCF 1 हो, वो हमारी है स्वअभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम मान लीजिए 4 और 5 ले लेते हैं, क्लियर है। हालांकि 4 यहाँ पे किसी भी एंगल से अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन अभाज्य संख्या से यहाँ मतलब ही नहीं है। 4 का हम अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 5 का अगर निकालेंगे 1 गुना 5। अगर हम HCF इसका निकालेंगे तो दोनों में जो रहता है उसी को HCF सेलेक्ट करते हैं, तो फाइनली कितना निकल गया जी? 1 निकल गया। तो इसको हम लोग कहेंगे स्वअभाज्य संख्या। फाइनली यह है कि वैसी 2 संख्याएं, प्राकृत संख्या जिसका HCF 1 निकले उसी को हम लोग कहते हैं स्वअभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? इसकी अंग्रेजी नंबर होती है परिमेय। सीधी सी बात है, जो P/Q के रूप में लिखी जाए उस संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अब यहाँ पर 2 सवाल आ जाता है। एक होता है कि जिसका हर हो, दूसरा हर नहीं हो। हर हो तो भी परिमेय होगा, हर ना हो तो भी परिमेय होगा। प्लस में रहे तो भी परिमेय, माइनस में रहे तो भी परिमेय, ठीक है। तो जिस संख्या में भी आपको जो है प्लस या माइनस का चिन्ह दिख जाए, हर दिखे ना दिखे, उससे कोई लेना देना नहीं है। फाइनली सीधी सी बात है, ये याद रखना है जो रूट के अंदर जो ना हो, कैलकुलेशन करने के बाद रूट से वो बिल्कुल आज़ाद हो जाए, उस संख्या को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। तो शॉर्ट में इसको ये याद रखना है, जिसका रूप P/Q के रूप का, सीधी सी बात है, P/Q के रूप का अगर कोई भी संख्या दिख जाए तो वह हमारी परिमेय संख्या होगी। मतलब क्या? P से मतलब है P यहाँ पे काम करता अंश का और Q यहाँ पे काम करता हर का, ठीक है। Q काम करता हर का, यानी अंश बट्टे हर के रूप का कोई भी संख्या दिख जाए तो वह हमारी परिमेय संख्या होगी। अब जिसका हर ना दिखे, एग्जाम्पल के लिए जैसे 4/5 है, अंश और हर दिख गया, परिमेय है, ठीक है। 9/7 है, चाहे ये प्लस चिन्ह में हो या माइनस चिन्ह में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंश हर दिखनी चाहिए, चिन्ह से इसको कोई लेना देना नहीं। अब सवाल है कि जिसका हमको हर ना दिखे, तो हर में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, जब 1 छिपा हुआ है तो फाइनली ये Q की जगह पर 1 आ गया। P तो मेरा है ही P/Q बराबर 7/1।
फाइनली ये हमारा परिमेय संख्या आ गया, चाहे वो प्लस में और माइनस में, तो एक हमने प्लस वाला देख लिया और दूसरा हमने माइनस वाला देख लिया कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। तो सीधी सी बात है, परिमेय संख्या प्लस में भी हो सकता, माइनस में भी हो सकता, हर हो तो भी होगा, हर ना हो तो भी ना होगा। बस कैलकुलेशन के बाद कहीं भी रूट का चिन्ह दिखना नहीं चाहिए अंत में। रूट का चिन्ह दिख गया तो फिर ये परिमेय नहीं होगा। सीधी सी बात है, जो परिमेय नहीं है वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि ये जोड़ा हम शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जो हमारा परिमेय नहीं है वो हमारा क्या है, अपरिमेय है। इसको कहते हैं रैशनल नंबर, इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या है कि कैलकुलेशन करने के बाद जिसमें रूट दिखाई दे जाए उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। या फिर जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो P/Q के रूप में लिखा जाने वाली संख्या परिमेय, P/Q के रूप में नहीं लिखे जाने वाली संख्या अपरिमेय। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7, ये सबके सब हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय कैलकुलेशन के बाद रूट दिखे, अपरिमेय कैलकुलेशन के बाद रूट ना दिखे अपरिमेय। P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय, P/Q के रूप में न लिखा जा सके वो हमारा आ जाएगा अपरिमेय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, परिमेय अपरिमेय भी हम समझ लिए। अब सीधे हम चलते हैं वास्तविक संख्या की तरफ। वास्तविक संख्या, इसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके वह वास्तविक संख्या, यानी कि संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकने वाली सभी तरह की संख्या हमारी वास्तविक संख्या। पूर्ण संख्या वास्तविक है, धन वास्तविक है, ऋण वास्तविक है, सम वास्तविक है, विषम वास्तविक है, भाज अभाज, उसके बाद जो है परिमेय अपरिमेय, और जितनी भी तरह की संख्याएं हम पढ़ते हैं वो सब के सब वास्तविक संख्या। बस एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि जो संख्या वास्तविक नहीं है वो क्या है, अवास्तविक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। अगली क्लास में आप पढ़ेंगे, वह केवल इस तरह की संख्या होती है। एक वास्तविक हो गई, वास्तविक का मतलब सभी तरह की संख्या जो है वास्तविक संख्या आ जाएगी। सीधा संख्या रेखा पर की संख्या, संख्या रेखा पर की संख्या, संख्या रेखा पर की संख्या, संख्या रेखा पर की संख्या। अब ये बहुत सारे जो है बच्चे इतना ध्यान में रखते हैं परिमेय और परिमेय का मेल, वो तो है ही, ठीक है। परिमेय और परिमेय का मेल ना हो तो भी वो वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ सटीक ये कहना सही नहीं रहेगा परिमेय और परिमेय का मेल वास्तविक कहलाता है, क्योंकि जब अपरिमेय ना हो तो भी वो वास्तविक होती है। तो फाइनली संख्या रेखा पर की किसी भी संख्या को उठा ले तो हम उसे जो है वास्तविक संख्या कहेंगे। शॉर्ट में हम यहाँ कह सकते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की जो मेल होती है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या, जो इस चैप्टर में मूल रूप से हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम एक परिमेय ले लिए, ठीक है, एक परिमेय ले लिए और दूसरा अपरिमेय ले लिए, एक परिमेय ले लिए दूसरा अपरिमेय लिख दिए। जैसे परिमेय 5 अपरिमेय ले लिए √3, इसके बीच में कोई भी चिन्ह मिक्स कर दे, प्लस माइनस गुना और भागा का, तो फाइनली प्लस करेंगे तो 5 + √3, 5 - √3, 5 √3, 5 भागा √3 या 5/√3, ये हमारी वास्तविक संख्या इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन वास्तविक की सीधी सी परिभाषा ये है, संख्या रेखा पर की जो संख्याएं होती है वह हमारी वास्तविक संख्या। अब एक चीज़ यहाँ आ जाती है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। अब ये अवास्तविक संख्या क्या होता है, जिसकी अंग्रेजी इमेजिनरी नंबर होती है, कि रूट के अंदर अगर कोई चीज़ माइनस में दिख जाए, मतलब रूट के अंदर ऋणात्मक वाली जो संख्या होती है कैलकुलेशन के बाद, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के बाद रूट के अंदर जब माइनस वाली कोई भी राशि दिख जाए तो वो हमारी होगी अवास्तविक संख्या। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं √2, √3, √3, √5, √7, तो ये सभी संख्याएं जो हमारी अवास्तविक संख्या है। क्लियर है। तो जो वास्तविक नहीं है वो अवास्तविक है और जो अवास्तविक नहीं है वो वास्तविक है। तो इस तरह से हमने लगभग काम की सारी संख्याओं को हमने लगभग देख लिया। शेष चीज़ें रह गई है वो दो तीन टॉपिक ही और रह गई है, जिनको बारीकी से अगर हम समझ ले तो इस चैप्टर में आने वाले सभी सवाल को हम अच्छे से फेस कर पाएंगे। चीज़ें यहाँ पे एल्गोरिथम है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, ये संख्याओं की एक श्रृंखला है, ठीक है। ये संख्याओं की एक श्रृंखला है जिनके माध्यम से कठिन सवालों को हल किया जाता है। तो ये एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो एल्गोरिथम संख्याओं की एक श्रृंखला है, इनके माध्यम से कठिन सवालों को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। अर्थात कठिन सवालों को हल करने का यह एक माध्यम है जिसे हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं, एकदम संक्षेप में। दूसरी हमारी जो चीज़ है वो है प्रेमिका, ठीक है। दूसरी हमारी जो चीज़ है वो हमारी प्रेमिका। प्रेमिका क्या है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है, यह एक सिद्ध किया हुआ
कथन है और इसके माध्यम से कोई अन्य कथन को हम सिद्ध करते हैं। तो ये दो चीज़ें बराबर आती रहेगी, एल्गोरिथम और फिर प्रेमिका। यह एक प्रकार की संख्या की श्रृंखला है, इसके माध्यम से कठिन सवालों को हम सरल करते हैं और यह प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और ये क्या करता है कि अन्य चीज़ों को सिद्ध करने में हमारी जो है मदद करता है या अन्य चीज़ों को सिद्ध करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हमारी HCF जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं मॉसो, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि मॉसो क्या है। तो मॉसो का जो पूरा नाम है वह महत्तम समापवर्त, ठीक है, और अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं HCF यानी कि हाईएस्ट, HIGHE हाईएस्ट, और ये हमारा हो जाता है कॉमन और ये हमारा हो जाता है फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट का अर्थ क्या होता है? उच्चतम। कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ और ये फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड। अर्थात जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं का हमको क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका गुणनखंड पहले ही समझ लेगा। आवाज़ संख्याओं से जो भाग देते हैं वही गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में हो, उच्चतम का मन है उसका सबसे बड़ा मान जो होती है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो फाइनली मॉसो में इसको महत्तम समापवर्तक हम लोग कहेंगे, अंग्रेजी में इसको हम लोग जो है HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और मॉसो का सीधा सा मतलब हो गया, ऐसे समझ ले कि किसी भी संख्याओं का जो मॉसो होता है उसका वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी हुई संख्या कट जाए, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। एग्जाम्पल के लिए 8, 12 और 16 का मॉसो क्या होगा, तो वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों कट जाए। क्लियर है? उससे बड़े हम कोई भी संख्या को चुनेंगे तो ये तीनों नहीं कटेगा, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो अनुमान के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 4 होगी। 4 से 8 भी कट जाएगा, 12 भी कटेगा और फिर 16 भी कटेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, HCF। अब कैसे पता किए, तो इसके लिए 3 नियम है, तीनों पे हम बारीकी से बात करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि क्या ये 2 से भी तो कट सकता था, 2 से 8, 2 से 6, 2 से 4 मरतबे, ये फिर 6 मरतबे, फिर ये 8 मरतबे। ये 2 क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि इसके बाद विकल्प नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद चूंकि ये विकल्प है 4, क्योंकि ये 4 से भी कट रहा है इसलिए 2 नहीं होगा। काटना ही कंडीशन नहीं, कंडीशन ये भी है कि उसके बाद की कोई संख्या ऐसी होनी नहीं चाहिए जिससे कि ये तीनों की संख्या या कभी 4 होगी कभी 5 होगी, वह सभी संख्याएं कट जाए। तो फाइनली 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मॉसो क्या हुआ, वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि दी हुई संख्याएं पूरी तरह से भाग लग जाए, वह हमारी क्या हो गई, मॉसो हो गई। महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब जान लेते हैं इसके 3 विधि हैं। इस चैप्टर में हम जो है तीनों पे विस्तार से बात करेंगे। तो पहला हो गया गुणनखंड विधि। पहला कौन सा विधि बात, गुणनखंड विधि, जिसको हम फैक्टोरिज्म मेथड कहते हैं। दूसरा हमारा कौन सा, भाग विधि, जिसको डिविजनल मेथड कहते हैं हम लोग। तीसरा क्या है, यूक्लिड विभाजन विधि। इसी चीज़ को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह सकते हैं इसको, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो तीनों विधि से हम बारीकी से बात करेंगे कि ये गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, भाग विधि से कैसे निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे निकालते हैं। तो बारीकी से जब चैप्टर की शुरुआत होगी तो फिर हम उस पर बात करेंगे। अभी संक्षेप में हम जान लिए एकदम, चूँकि ये चीज़ें बच्चों को ऑलरेडी पता होती है, ये सिर्फ रिवीजन के लिए और बार बार ये चीज़ें आती रहेगी, इसलिए फास्ट में थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो और बच्चे अगर भूल भाल भी गए हो तो उसको अच्छे से याद आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हमने मॉसो के बारे में अच्छे से जान लिया। अब एक चीज़ यहीं पे आ जाती है, वो लॉसो। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त, यहाँ ध्यान देंगे, एक में वर्तक होता है, एक में वर्त होता है। इसका मतलब है गुणनखंड से, इसका मतलब हो गया गुणज से, ठीक है। शुरू में जो हम अपवर्त और अपवर्तक जो बता रहे थे ना, उससे ये संबंधित है। इसी को हम लोग कहते हैं LCM। अब LCM का क्या होता है, L फॉर लोवेस्ट, ठीक है, C फॉर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और M फॉर हो जाता है मल्टीपल आ जाएगा यहाँ पे। लोवेस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ और यहाँ पर जो ये मल्टीपल है ना, इसका अर्थ हो जाएगा गुणज या अपवर्त। क्लियर है? तो 2, 3, 4, अगर हम 2, 3, 4 की लॉसों की अगर बात करेंगे तो क्या कह रहा है कि जो है यहाँ पर सबसे न्यूनतम संख्या, शॉर्ट में इसको कह सकते हैं कि कब कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं की जो लॉसो होगी ना, वह सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए जो कि दी हुई संख्याओं से, जिससे हम वह छोटी संख्या निकाले हैं, क्लियर है, उनसे कटनी चाहिए।
इससे छोटी संख्या कोई नहीं होनी चाहिए जिससे कि दी हुई संख्या इसको कट जाए। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसका लॉसो कितना होगा, तो एक अनुमान के आधार पर पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हम डिसाइड कर ली कितना 12 है। तो 12 क्या है कि 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और फिर 4 से भी कटेगा। तो ये लॉसो इसलिए हुआ क्योंकि इन तीनों से कटने वाली ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। और इसके एक स्टेप पहले में कोई ऐसी संख्या दिख जाए जिससे कि फिर ये तीनों अगर उनको काट सके तो ये हमारा लॉसो नहीं होगा। तो एग्जांपल के लिए जैसे हम 2 और 4 का लॉसो निकालेंगे तो मौसो निकालेंगे, तो फाइनली मेरा मौसो कितना निकलेगा, तो इसका मौसो निकल जाएगा कितना, 2 निकलेगा। तो 2 क्या इन्हीं में से एक है। अगर हम इसी का लघुत्तम निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे, तो फिर क्या निकल जाएगा, यहीं पे 4 निकल जाएगा। फिर क्या इन्हीं में से एक है। तो कहने का मतलब हुआ कि लॉसो निकाले या मौसो निकाले, तो लॉस और मौसम क्या है कि दोनों में से कोई एक या कॉमन हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ होगा तो दी हुई संख्याओं से छोटी होगी मौसो में, और लॉसो में क्या होगी, दी हुई संख्याओं से बड़ी होगी। तो फाइनली लॉस और मौसो भी हमारी क्लियर हो गई। ये सब सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही जगह पे काम आने वाली है। तो शॉर्ट में इसको अच्छे से समझ लेते हैं और फिर सवाल के अंदर जो भी कन्फ्यूजन आएगी उसको हम विस्तार से क्लियर करेंगे। एक चीज़ आ जाती है शांत और दूसरा अशांत। अब यहाँ भी जोड़ा में है, ये जो शांत है वो अशांत नहीं है, जो अशांत है वो शांत नहीं। शांत को पहचानना हो चाहे अशांत को पहचानना हो तो हम हर को पकड़ेंगे और सीधी सीधी सी बात है, फिर इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड और आधार, घात और आधार, जिसको एक्सपोनेंट और हम बेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़ जाएगी इसकी, तो हम ऐसे ही समझ लेते हैं घात और आधार क्या है। सिंपल सा इसी से देख लेते हैं। ये जो 16 है ना, 16 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये कटेगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फाइनली इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखते हैं। तो आधार और घात में ये हमारा सरल रूप में है। अगर इसी को घातांकीय रूप में लिखने के लिए कहा जाए तो घातांकीय रूप में कोई भी जो अंक होगी वह केवल एक बार ही होगा और उसकी जो संख्या होगा वो सिर पे लिख देंगे। 1 2 3 4 बार है, ऊपर में कितने लिख दिए, 4 लिख दिए। तो फाइनली ये जो ऊपर में जो लिखते हैं ना, यानी कि 2 की जो संख्या है, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में किसी भी अंक की जो, ठीक है, किसी भी अंक की जो संख्या है वही संख्या उसका घात कहलाता है। तो वह अंक आधार हो गया और उसकी जो संख्या वो हमारा क्या है, घात है। एक खंड में जो अंक होती है, जो संख्या होता है वो आधार हो गई और वह जितनी बार रिपीट होता है ना वही हमारा क्या है जी, घात है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। किसी भी भिन्न में हम किसको पकड़ेंगे, हर को। अंश से कोई लेना देना नहीं, अंश में कुछ भी हो, क्लियर है। बस हर को पकड़ेंगे और हर का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड में हम किसको देखेंगे, आधार को, न कि घात को। घात कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम किसको छोड़ देंगे, घात को इग्नोर करेंगे। घात से कोई लेना देना नहीं है, तो हम किसको पकड़ेंगे, आधार को पकड़ेंगे। किसको, आधार को। ध्यान दीजिए, बड़ी अच्छे से समझिए इसको। जैसे 16 में अभाज्य गुणनखंड में आधार क्या हो गया, 2 आ गया। 27 का अभाज्य गुणनखंड में आधार क्या हमारा, 3। अब इसके घात 4 है, कोई लेना देना नहीं। इसका घात 3 है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अगर हम बात करेंगे किसका, 100 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, तो 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25। फाइनली यहाँ क्या हो गया, आधार के रूप में। तो आधार हमारा कितना है, तो आधार यहाँ पर जो अंक है ना वही हमारा आधार है, 2 और 5। क्लियर है। 2 कितनी बार उससे कोई बहस नहीं है, 5 कितनी बार उससे कोई बहस नहीं है। तो आधार हमारा हो गया 2 और 5। तो वही आधार को पकड़ेंगे कि आधार में या तो केवल 2 होनी चाहिए, आधार में या तो केवल 2 या केवल 5 या 2 5 दोनों, 2 5 दोनों। ध्यान में हम किसको अनदेखा किए हैं, तो हम अंश को अनदेखा किया। अंश से हमको कोई लेना देना नहीं है, अंश से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अंश को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। फिर जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसकी घात कितनी है उसको भी इग्नोर करेंगे। हम पकड़ेंगे किसको, आधार को। आधार में क्या होना चाहिए, केवल 2 या केवल 5 या 2 5 दोनों हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा शांत होगा। ये चलिए यहाँ पे इसको अशांत को हम हटा देते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा शांत होगा। अच्छे से समझिए, शांत जाननी हो पहले हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड में किसको हम इग्नोर करेंगे, घात को, और किसको इग्नोर करेंगे, अंश को। आधार में क्या होनी चाहिए, केवल 2 या केवल 5 या 2 5 दोनों हो, तो वह हमारा शांत होगा। और इसके अलावे अगर कोई अन्य अंक आ जाए तो वह हमारा हो जाता है, अशांत हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम ऊपर में 5 लेके और नीचे जो यहाँ पे 16 लिए, तो कुछ भी ले ले, 5 के जगह पर हम 25 कर दे या 5 लाख कर दे या 5 करोड़ कर दे, बहस हमको किससे, 16 से।
से है। फिर उसी तरह से अगर हम 7 बट्टे यहाँ पे 4 कर दे तो 2 गुना 2 केवल 2 दिख रहा है। अगर 5 बट्टे 8 कर दे 2 दूना 4 दूना 8 केवल 2 दिख रहा है आधार में। अगर हम यहाँ 7 बट्टे 32 कर देते तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 क्या दिख रहा है, केवल 2 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे 6 बट्टे 25 कर दे तो 5 गुना 5 केवल 5 दिख रहा है। 7 बट्टे 125 कर दे तो 5 पचे 25 पचे 125। इस तरह की सारी संख्या हमारी आ जाएगी शांत दशमलव के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि हर का जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कहीं तो केवल 2 है, कहीं केवल 5 है, और कुछ एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जिसमें 2 5 दोनों आ जाएगा। जैसे 7 बट्टे अगर हम 20 ले लिए तो 20 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 2 और 5 आ रहा। चूँकि कितनी बार 2 आ रहा कितनी बार 5, इससे कोई बहस नहीं, क्योंकि हम पहले ही लिख दिए, घात को यहाँ पे अनदेखा किया जा रहा है। उसके बाद 8 बट्टे 40 लिख दिए, 9 बट्टे 80 लिख दिए, 10 बट्टे 180 कुछ भी हम अगर लिख दें, या 160 कर दें यहाँ पे, तो ये सारी की सारी जो भिन्न होगी हमारी वो शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। चलिए अब थोड़ा आसान समझ लेते हैं। अशांत क्या होता है? जो शांत न हो वो क्या हो जाएगा, अशांत। तो शांत न होने के लिए यहाँ पर केवल 2 और केवल 5 को प्राथमिकता दी गई थी, और यहाँ पर 2 5 के अलावा कोई अन्य आ जाएगा। सीधी सी बात है। किसमें? हर के। किसमें? हर के अभाज्य गुणनखंड में। हर के अभाज्य गुणनखंड में किसके अलावे? 2 तथा 5 के अलावे, 2 तथा 5 के अलावे कोई अन्य अंक रहे, कोई भी अन्य अंक आ जाए तो वह हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी अन्य अंक आ जाए तो वह हमारा अशांत होगा। ठीक है। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 के अलावा कोई अन्य अंक आ जाए तो वह हमारा क्या हो जाता है जी, अशांत हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लेते हैं 7 बट्टे यहाँ पे ले लिए कितना, 12 ले लिए, 8 बट्टे ले लिए 84 55। चलिए देख लेते हैं। तो पहले ही बोले कि चाहे शांत देखनी हो या अशांत देखनी हो, हर से हमको कोई अंश से कोई लेना देना नहीं, लेना देना किससे है, हर से। हर के अभाज्य गुणनखंड में किसको इग्नोर करेंगे, उसके घात को, और पकड़ेंगे किसको, आधार को। आधार में केवल 2 केवल 5 या 2 5 दोनों, तो क्या हो जाएगा, शांत। इसके अलावा कोई अन्य अंक टपक जाए तो वो हमारा हो जाएगा क्या, अशांत हो जाएगा। तो इसमें हम हर अंश को हम इग्नोर करते हैं, अंश से हमको कोई लेना देना नहीं है। चलिए हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 12, उसके बाद क्या है यहाँ पे 84, और यहाँ क्या है 55 है। 12 का हम निकालेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, क्लियर है। 84 के निकालेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 सत्ते 84। 55 का निकालेंगे तो 5 गुना 11। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे तो 2 केवल एक की ही गिनती होगी, इसकी घात कितने उससे कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, तो क्या है ये, अशांत है। क्या ये, अशांत है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते फिर 84 में 2 के अलावा क्या आ गया, 3 और 7, केवल 3 आ गया, इतना ही अशांत होने के लिए काफ़ी है। 7 है तो प्योर अशांत हो गया, क्या ये हमारा अशांत है। उसके बाद 5 और 11 है, तो 5 के अलावा यहाँ पे क्या आ गया, 11, मतलब 2 और 5 के अलावा किसी अन्य का भी दर्शन हो जाए, कोई एक, चाहे वो 3 के रूप में, 7 के रूप में, 11 के रूप में, 13 के रूप में, 17 के रूप में, कुछ भी आ जाए, उससे कोई बहस नहीं है, वो सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। सीधी सी बात है, कितनी भी बड़ी से बड़ी भिन्न हो, हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 दिखे, केवल 5 दिखे, या 2 5 दोनों, हम अंश को हटा देंगे, घात को हटा देंगे, तो वो हमारा शांत होगा। और उसके अलावा कोई अन्य अंक जब आ जाए तो वो हमारा अशांत होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग और प्यारा सा चीज़ इसमें आ जाता है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है ये सवाल, और लगभग हर साल ये सवाल देखने को मिलती है मैट्रिक की परीक्षा में, और 5 नंबर का ये ज़रूर रिलेट करता है। वो ये है, इस तरह का कोई भी आपको पूर्णांक दे दिया जाएगा a⁴n के रूप का। अब ये a⁴n के रूप में कहीं पे दे देता है 10 पर पावर n, कहीं 50 पावर n, कहीं पे दे देता है 20 पर पावर n, कहीं दे देता है 30 पर पावर n, ठीक है। और हमसे पूछता है क्या इसका इकाई का अंक जो है 0 होगा या क्या 0 पे समाप्त होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो इस रूप का, इससे मतलब यहाँ हो गया कि n के जगह पे n ही रहने देते हैं, या n के जगह पर कोई भी हम नंबर, चूँकि n पर नंबर में ना संख्या, तो कुछ भी हम ले सकते, 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी, तो यानी कि आधार कुछ भी रहे, घात कुछ भी रहे, और इसका जब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो इकाई का अंक का मतलब अंत, इकाई अंक मतलब अंत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अंत में
क्या होना चाहिए, शून्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। किस कंडीशन में, आप कैसे, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर मान लीजिए हम n का मान यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो फाइनली 10 पर पावर 1 10, यानी कि अंत में कितने आ गए, शून्य आ गए। अगर हम फिर 10 पे n की जगह पे 2 ले लेते हैं तो 10 गुना 10 कितना आ गया, 100, अंत में कितने हो गए, शून्य हो गए। तो ये तो हम आसानी से पता कर लिए। तो फाइनली यही हुआ कि जब n का मान हमको दे दे तो फाइनली कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेशन के बाद अंत में शून्य आएगा कि नहीं आएगा, वही चीज़ें हमको पता करनी है। तो अपने आप में बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको उतनी बार गुना करना, फिर जांच करना कि ये शून्य पे समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा नियम है। वह नियम क्या है, ध्यान से देख ले। वह नियम ये है कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका, फिर इसमें भी हम अनदेखा करेंगे घात को, अनदेखा करेंगे घात को, हम केवल पकड़ेंगे आधार को। ध्यान से समझिएगा, ये थ्योरी ये है कि a⁴n के रूप का कोई भी पूर्णांक शून्य पे समाप्त कब होगा, ठीक है ना। यही हमारा जो है मूल टॉपिक है। और इससे रिलेटेड अलग अलग रूप में ये आपको देखने को मिल सकती है, चाहे 10, 50, 20, 30 n के रूप में कुछ भी रहे, या खुद n ही रहे, p ही रहे, q रहे, उससे कोई बहस नहीं है। क्लियर है। तो उसके लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए जैसे यहाँ निकाल के देख लेते हैं, 10 का 2 पंचे 10, यहाँ निकाल लेते हैं 50 का 2 से 25, 5 से 5 मरतबे। क्लियर है। 20 का 2 दाई 20, 2 पंचे 10, फिर 30 का 2 से 15 और फिर 3 से 5। एक अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 कंपलसरी होना चाहिए, 2 तथा 5 होना चाहिए, सीधी सी बात है, होना चाहिए। अब ये नहीं कह रहा कि 3 ना हो, 7 ना हो, 11 ना हो, 13 ना हो, 2 तथा 5 दिख जाए, दोनों, 2 तथा 5 दोनों, यहाँ ध्यान से देखिए, 2 तथा 5 दोनों होना चाहिए। देख रहे थे कि 2 हो तो भी चलेगा, 5 हो तो भी चलेगा, 2 5 दोनों हो तो भी चलेगा। क्लियर है। लेकिन इसमें क्या है कि 2 और 5 दोनों होनी चाहिए, बाकी कोई हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक है ना। ये दो चीज़ें अगर हमको दिख गई अभाज्य गुणनखंड में, चाहे इसकी घात कितनी भी क्यों ना, उससे कोई बहस नहीं है, तो वह शून्य पे समाप्त होगा। और ये चीज़ें ना देखे तो वह शून्य पे समाप्त नहीं होगा। चलिए परीक्षा मान लीजिए अगर ये सवाल दे दिया, पूछ रहा है क्या शून्य पे समाप्त होगा, तो सीधी सी बात है कि क्या दिख रहा है, 2 5 हो जाएगा, क्या दिख रहा है, 2 5 हो जाएगा, क्या दिख रहा है, 2 5 हो जाएगा, क्या दिख रहा है, 2 5 हो जाएगा। बाकी 3 है कि 50 है, उससे कोई बहस नहीं है। समझ पा रहे हो, एकदम सिंपल वे में समझिए अच्छे से। अगर हमसे ये पूछ दे 70⁴n क्या शून्य पे समाप्त होगा, 80⁴n क्या शून्य पे समाप्त होगा, 130⁴n क्या शून्य पे समाप्त होगा, 140⁴n शून्य पे समाप्त होगा, सीधी सीधी सी बात है, सबके सब का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 70 का 2 से 35, 5 से 7, 2 5 नजर आ गया होगा। 80 का 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 2 5 नज़र आ जाएगा, हो जा आ गया, हो जाएगा। 130 का 2 से 65, 5 से 13, 2 5 नज़र आ जाएगा, आ गया, हो जाएगा ये शून्य पे समाप्त। 140 का 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, देखिए 2 5 नज़र आ गया, ये शून्य पे समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बड़ी बारीकी से अच्छे से समझने को मिली होगी कि a⁴n के रूप का कोई भी पूर्णांक अगर शून्य पे समाप्त हो, उसके लिए कंडीशन ये कि उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसमें 2 और 5 दिखनी चाहिए, बाकी संख्या हो तो भी अच्छा, ना हो तो भी अच्छा। तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम आसानी से यहाँ पे हल कर सकते हैं। बस ये छोटा सा थ्योरी याद रखना है कि ए के अभाज्य गुणनखंड में ए से मतलब है आधार के रूप में जो भी संख्या होगी वहाँ पे। क्लियर है। और घात भी कुछ भी रहे, कोई लेना देना नहीं, उसमें 2 और 5 गुणनखंड निकालिए और देखिए है कि नहीं। अगर है तो हाँ में जवाब दीजिए, अगर 2 है लेकिन 5 नहीं, 5 है लेकिन 2 नहीं, तो फिर जवाब 9 में। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से अगला जो थ्योरी है वो है a⁴n के रूप का। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फिर इन्हीं में से कुछ भी हम किसी को भी उठा लेते हैं। 15 पर पावर मान लीजिए n ले लिए, 25 पर पावर n ले लिए, 35 पर पावर n ले लिए, 45 पर पावर n ले लिए। तो कह रहा इसका इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, या फिर कह रहा है अंत में, या फिर अंत में 5 होगा। कहने का मतलब हुआ कि a⁴n के रूप का कोई भी पूर्णांक 5 पे समाप्त कब होगा, या उसका इकाई अंक 5 कब होगा, ये 5 पे ख़त्म कब होगा। तो इसके लिए एकदम सीधा सीधा सा फंडा है, ये कुछ ऐसा ही है। तो हम सब अब तक जोड़े में पढ़ाते आए हैं। पूर्ण प्राकृत जोड़े में था, उसके बाद धनात्मक ऋणात्मक जोड़े में, परिमेय अपरिमेय जोड़े में, सम विषम जोड़े में, भाज्य अभाज्य जोड़े में, ताकि थोड़ा सा आसानी हो सके समझने में। उसके बाद शांत अशांत जोड़े में हम समझाए हैं। उसके बाद जो है ये अपवर्त अपवर्तक दोनों जोड़े में। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ें और आ गई थी,
HCF और LCM वो भी जोड़े में थी तो आसानी से हमको समझ में आ जाती बातें। तो यहाँ पर भी जोड़े में सेम ऐसा ही जो है रूल यहाँ पे है और इसी तरह का यहाँ पे सवाल भी देखने को मिलेगा। सिर्फ अंतर ये है कि ये 0 पे समाप्त होगा तो ये किस पे समाप्त होगा, 5 पे। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना, और अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो हम वहाँ पर यह चेक करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। बस यही याद रखना है इसमें 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए कंपलसरी है, और साथ ही दूसरा 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन तो 0 पे समाप्त होता है, लेकिन हमको तो समाप्त करना किस पे, 5 पे करना है। तो सीधी सी बात है, इसको हम काट दें। हम देख रहे थे यहाँ पे 2 5 दोनों होना चाहिए, है ना। यहाँ पे फाइनली में हम लिख सकते हैं नोट में हम लोग लिख सकते हैं 2 तथा 5 दोनों होना चाहिए। 2 तथा 5 क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। तो 2 तथा 5 होगा, कहाँ होगा, अभाज्य गुणनखंड में। किसके अभाज्य गुणनखंड में? आधार से मतलब है जो नीचे होता है। क्लियर है? अब ये होगा तो 0 पे समाप्त हुआ। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 यहाँ पे होना चाहिए तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ यही से बात को पकड़िए कि 0 पे समाप्त होने के लिए 2 होना चाहिए और 5 पे समाप्त होने के लिए 2 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा क्या है कि इसमें 5 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। बस इतना ही कंडीशन। इसके अलावा जो भी आ सके के लिए। क्या हम यहीं पे अगर बात कर लेते, क्या 5 पे समाप्त होगा क्या? तो 2 और 5 निकला था, 5 तो है, 2 नहीं होना चाहिए लेकिन है, ये 5 पे समाप्त नहीं होगा। फिर हम बात करें ये 5 पे समाप्त होगा क्या? 5 होना चाहिए जो कि है, 2 नहीं होना चाहिए जो कि यहाँ पर 2 भी है, तो ये 5 पे समाप्त नहीं होगा। फिर यहाँ पर 5 है, होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए जो कि है, 5 पे समाप्त नहीं होगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं 5 होना चाहिए जो कि है ना, 2 नहीं होना चाहिए जो कि वो भी है, तो वो 5 पे समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह की अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरा 15 है, ठीक है, 15 का हम क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड 3 और 5। तो क्या करा, 5 होना चाहिए है, 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है, बस ये 5 पे समाप्त हो जाएगा। चाहे n का मान हम कुछ भी क्यों ना ले लें। एग्जाम्पल के लिए n का मान 1 ले लिए तो फाइनली आंसर कितना, 15। अंत में क्या आ गया, 5। अगर n का मान 2 ले लिए तो कितना होता है, 225। अंत में क्या आ गया, 5। समझ रहे बात को? तो उतनी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसमें यह चेक कीजिए 5 है कि नहीं और 2 उसमें से गायब है कि नहीं है। क्लियर है? बाकी क्या है, 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर यहाँ 25 को देखते हैं। 25 को क्या कर रहा है, 5 5 25, 5 होना चाहिए है, 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो ये 5 पे समाप्त हो जाएगा। फिर 35 को देखते हैं। नियम करा 5 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, तो 5 7 है 35, 5 है 2 नहीं है, 7 से कोई बहस नहीं है तो अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। 45 की हम बात करते हैं, क्या निकलेगा, 3 से 15 मरतबे, 3 से 5 मरतबे। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लीजिए कि सीधी सी बात है, 5 होना चाहिए जो कि है, 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो फाइनली ये हमारा किस पे समाप्त हो जाएगा, 5। तो आशा करते हैं अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, जितनी चीज़ों पे हमने चर्चा की है, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगली एपिसोड पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।